हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, उसके अंदर जो बाल विकास को लेकर आपका जो पाठ्यक्रम है उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको आपका पूरा पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आप अपना पूरा सिलेबस के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, बाल विकास को लेकर हमारी क्लासेस चल रही थी, जो कि दूसरी यूनिट का पाठ हम पढ़ रहे हैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो बता दूं दोस्तों, आपको जो बाल विकास है, मैं जानता हूं यूट्यूब के ऊपर पूरी भीड़ पड़ी है अगर आपको बाल विकास पढ़ना है तो। लेकिन दोस्तों, जो मैं आपको डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं, वो आपको 5-6 विद्वान हैं साइकोलॉजी के, उन सबको एक जगह करके मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। जैसे विशेष रूप से मलिक सर हैं, अंकित सर हैं, डॉक्टर आर के वैष्णव सर हैं, और अजय सर हैं, और अभिज्ञान कोचिंग है जो जोधपुर के, उनके विद्वान सर हैं, और भी हैं। जो इन 4-5-6 को एक जगह करके दोस्तों मैं आपको ये डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, यानी कि ये अधिगम अपने मनोविज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं, और इन्होंने अधिगम को लेकर सिद्धांत भी दिया है और अधिगम को लेकर कुछ नियम भी बताए हैं दोस्तों। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। थॉर्नडाइक दोस्तों वो अमेरिका के रहने वाले हैं, और इनकी प्रमुख रूप से 2 पुस्तकें भी हैं। एक तो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक है दोस्तों एनिमल इंटेलिजेंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी और एक है एनिमल इंटेलिजेंस। दोस्तों, कभी कभी सीधा इस पुस्तक में से आपको सीधा सवाल पूछ लेते हैं कि ये पुस्तक किसकी है, तो याद रखें दोस्तों। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम सीखने के नियम दिए थे, यानी कि सर्वप्रथम अगर हमें सीखना है तो कौन कौन से नियम के आधार पर हम सीख सकते हैं, या अधिगम को लेकर जो नियम देने वाले हैं वो सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक है। इसीलिए इनको शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और आपको पता है ये जो दूसरी किताब लिखी है एनिमल इंटेलिजेंस, इसी के आधार पर इनको प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक या प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक या जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पशुओं पर अध्ययन करने वाले यही प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, इनके जो सिद्धांत हैं उनको उपनाम भी दिया गया है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, जैसे इनको साहचर्यवाद का जनक भी कहा जाता है और अनुबंधनवाद का जनक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक को साहचर्यवाद का जनक या अनुबंधनवाद का जनक भी कहा जाता है। ये उपनाम भी आपको याद रखना है दोस्तों। 1922 ईस्वी में थॉर्नडाइक ने अपना संशोधित सिद्धांत दिया, जिसमें सीखने के 2 नियम प्रस्तुत किए दोस्तों। एक तो है प्रधान नियम और एक है गौण नियम। प्रधान नियम मुख्य रूप से इन्होंने 3 दिए थे, और गौण नियम मुख्य रूप से इन्होंने 5 दिए थे दोस्तों। इसके जो प्रधान नियम होते हैं, जो मुख्य नियम होते हैं, इसको कई बार सीधा भी पूछ लेते हैं कि भाई थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने दिए हैं और गौण नियम कितने दिए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो मुख्य नियम है वो 3 हैं और गौण नियम है वो 5 हैं। तो प्रधान या मुख्य नियम कौन कौन से हैं, बड़े आराम से समझते हैं एक एक करके हम दोस्तों इसको। सबसे पहला है दोस्तों अभ्यास या श्रम का नियम। पहला नियम है दोस्तों अभ्यास या श्रम का नियम। क्या है इसकी थ्योरी, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम। प्राणी जब किसी उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए अभ्यास की पुनरावृत्ति करता है, क्या करता है? पुनरावृत्ति करता है, तो उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य अनुबंधन मजबूत होता है। परंतु प्राणी जब उसी अधिगम का अभ्यास करता है जो उसके लिए उपयोगी होता है, जो उपयोगी नहीं होता है उसके लिए अधिगम कमज़ोर होता है। कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पर अभ्यास से आप इस नाम को याद रखो कि कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी अगर जितना ज़्यादा किसी विषय वस्तु या किसी उद्दीपक को लेकर अभ्यास करेगा, अनुक्रियाएँ करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका अधिगम मजबूत होगा। और अगर कोई उसके विषय वस्तु या उद्दीपक अगर उसके लिए उपयोगी नहीं है तो उसके लिए उसका अधिगम कमज़ोर होगा।
1930 में थॉर्नडाइक ने इस नियम में एक संशोधन किया और इस नियम को दो प्रमुख भागों में बांट दिया। एक तो था प्रयोग का नियम और एक अनुप्रयोग का नियम। दोस्तों, इसको अगर हम यूँ माने कि भाई उद्दीपक कमज़ोर होने का क्या कारण है, जैसे मान लो कि आपकी कोई टीम है और आप लगातार अभ्यास करते हो, मेहनत करते हो और इस वजह से आपकी टीम जीतती है, तो इससे आपका अधिगम जो है वो मजबूत हुआ। लेकिन जैसे मान लो कि आपकी टीम हमेशा विजेता रही, लेकिन इस बार क्या हुआ, आपके एग्ज़ाम या आपकी जो परीक्षाएं हैं वो नज़दीक थी, इसलिए आपकी टीम हार गई। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो उद्दीपक है वो अभ्यास के कारण आपको इतना अभ्यास करने का मौका नहीं मिला, इसलिए आपका उद्दीपक जो है वो कमज़ोर रहा है। इसी तरीके से जैसे मान लो कि कोई आप में से कोई एक स्टूडेंट, जैसे मान लो कि राहुल कोई एक विद्यार्थी है और वो हमेशा कक्षा में प्रथम आता है और वो प्रथम आने की वजह लगातार उसका मेहनत करना, अभ्यास करना लगातार, लेकिन इस बार बीमार होने के कारण वो कक्षा में दूसरे स्थान पर आया। तो बीमार होने के कारण वो अभ्यास नहीं कर पाया, इसलिए उसका अधिगम क्या हो गया दोस्तों, कमज़ोर हो गया। अगला नियम है दोस्तों प्रभाव या परिणाम या संतोष या असंतोष का नियम, या पुरस्कार या दंड का नियम, या सुख या दुख का नियम। दोस्तों ये सारे एक ही सिद्धांत, एक ही नियम के नाम हैं। आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि भाई प्रभाव का नियम, परिणाम का नियम, संतोष या असंतोष का नियम, पुरस्कार या दंड का नियम, सुख या दुख का नियम। इसकी थ्योरी को समझते हैं, क्या है ये। थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य प्रभाव का नियम सबसे महत्वपूर्ण है। प्राणी केवल उन्हीं उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करेगा जिन उद्दीपनों से उसे सुख या संतोष की प्राप्ति या पुरस्कार की प्राप्ति हो रही हो। यानी कि या तो उसको सुख की प्राप्ति हो रही हो, या संतोष की प्राप्ति हो रही हो, या पुरस्कार की प्राप्ति हो रही हो। इन उद्दीपकों को लेकर ही कोई भी प्राणी जो है वो लगातार अनुक्रिया करेगा, इनके प्रभाव को लेकर। अर्थात सकारात्मक पुनर्बलन दिया जा रहा है तो उसे संतोष की प्राप्ति होगी, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा आदि। और अगर नकारात्मक पुनर्बलन दिया जा रहा है तो आपको असंतोष की प्राप्ति होगी, जैसे दंड है, सज़ा है, भय है आदि। कहने का मतलब दोस्तों, इसके अंदर आप यूँ समझो कि जब भी कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है, तो उस व्यक्ति में कार्य के जो आने वाले परिणाम हैं वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। यानी कि वो चाहे सुख का प्रभाव हो, चाहे दुख का प्रभाव हो, चाहे संतोष का प्रभाव हो, चाहे असंतोष का प्रभाव हो। यानी कि प्रभाव यदि सकारात्मक है तो व्यक्ति में संतोष पैदा होगा, और यदि प्रभाव नकारात्मक है तो उसमें असंतोष की प्राप्ति होगी। समझ में आ गया दोस्तों। थॉर्नडाइक ने करंट से युक्त लीवर की उपस्थिति में बिल्ली पर प्रयोग करके इस नियम को सत्यापित किया था। करंट से युक्त लीवर की उपस्थिति में बिल्ली पर प्रयोग करके इस नियम को सत्यापित भी किया था दोस्तों। थॉर्नडाइक का दोस्तों जो तीसरा प्रमुख नियम है वो है तत्परता का नियम, या तैयारी का नियम, या प्रेरणा का नियम, या मानसिक सक्रियता का नियम। इसकी थ्योरी क्या है दोस्तों, समझते हैं हम इसको। यदि प्राणी आंतरिक अभिप्रेरणा या सक्रियता की क्रिया करने के लिए तैयार है, यदि किसी भी प्राणी की आंतरिक अभिप्रेरणा और सक्रियता क्रिया करने के लिए तैयार है तो अधिगम जल्दी होगा, क्योंकि सक्रियता प्राणी में आत्मसंतोष उत्पन्न करती है, इससे अधिगम में वृद्धि होती है। जैसे आपने काफ़ी बार ये सवाल भी पूछा गया है इस एग्ज़ाम्पल से कि भाई 20 आदमी एक घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन 20 आदमी उस घोड़े को पानी नहीं पिला सकते, क्योंकि ये आंतरिक अभिप्रेरणा का नियम है। यानी कि जब तक उस घोड़े के अंदर खुद की आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं जागेगी तब तक वो पानी नहीं पिएगा, चाहे 20 की जगह 50 आदमी ही उस घोड़े को तालाब तक क्यों ले जाएं। यानी कि इस नियम के अनुसार दोस्तों, जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए पहले से तत्पर होता है और तैयार रहता है, तो वह उस कार्य को करने के लिए या उस कार्य के प्रति रुचि पैदा कर लेता है, अगर वो पहले से तैयार रहता है। और यदि वह पहले से तैयार नहीं होता है तो उस व्यक्ति में उस कार्य के प्रति रुचि नहीं बन पाती। अर्थात तत्परता जो है दोस्तों वो रुचि को जन्म देती है, और रुचि से कार्य सफल होता है।
तत्परता जो है दोस्तों किसी भी इंसान के अंदर रुचि पैदा करती है, और अगर रुचि है किसी भी कार्य को करने के लिए तो वो कार्य हमेशा सफल होते हैं। यानी कि इसमें वुडवर्थ कहते हैं कि भाई तत्परता से अभिप्राय मानसिक रूप से तैयारी होता है, इसलिए मानसिक सक्रियता का नियम कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और दूं आपको दोस्तों कि भाई मज़दूर को खेत पर भेजा जा सकता है लेकिन उसे काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मज़दूर को खेत पर भेजा जा सकता है लेकिन उसे काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक उसके खुद के मस्तिष्क में प्रेरणा जागृत नहीं होगी, तत्परता पैदा नहीं होगी, मानसिक सक्रियता पैदा नहीं होगी, तब तक वो उस कार्य को नहीं करेगा। तो दोस्तों ये अगर आप इसको ट्रिक से याद करो तो इस तरीके से याद कर लेना कि भाई आपके अभ्यास का तभी प्रभाव या परिणाम मिलेगा जब आप तत्परता से कोई कार्य करोगे। तो इसके अंदर आपके तीनों नियम आ गए, अभ्यास, प्रभाव या परिणाम और तत्परता। आप इस ट्रिक से इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना। दोस्तों अब हम समझते हैं थॉर्नडाइक के जो गौण नियम हैं उनको। थॉर्नडाइक ने कुल दोस्तों गौण नियम या उपनियम भी 5 दिए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो बहु प्रतिक्रिया या बहु अनुक्रिया का नियम। दोस्तों मुख्य नियमों से कभी कभार ये सवाल पूछा जाता है, लेकिन जो इसके गौण नियम हैं थॉर्नडाइक के, उसमें से ज़्यादा सवाल हर बार पुटअप किए जाते हैं। तो ध्यान से समझना है हमें। बहु प्रतिक्रिया या बहु अनुक्रिया का नियम। अधिक अनुक्रिया बराबर अधिक अधिगम और कम अनुक्रिया बराबर कम अधिगम। इसका मतलब आप यूँ समझे दोस्तों कि कोई भी प्राणी जो होता है दोस्तों वो अधिगम के लिए अपने लक्ष्य के प्रति अनेक क्रियाएं करता है, बहु अनुक्रिया, ठीक है, और तब तक क्रिया करता रहता है जब तक उसको अपना लक्ष्य या अपना उद्दीपक प्राप्त नहीं होता है। आप और समझें इसको बहु प्रतिक्रिया को कि जब भी कोई भी व्यक्ति दोस्तों किसी भी कार्य में सफल होने के लिए या उस कार्य को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से उस कार्य को करने का प्रयास करता है तो वो बहुक्रिया का नियम कहलाता है। यानी कि विभिन्न प्रकार की जो प्रतिक्रियाओं का जब कोई भी प्राणी उपयोग करता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ एक तो कोचिंग कर रहे हो, इस कोचिंग के साथ में अगर आप टेक्स्ट बुक भी पढ़ रहे हो, मार्गदर्शिका भी पढ़ रहे हो, मॉडल पेपर भी अलग से पढ़ रहे हो, गेस्ट पेपर भी लाके पढ़ रहे हो, इन सब का इसके साथ में उपयोग कर रहे हो, तो ये आपका किस नियम में आएगा दोस्तों? बहु प्रतिक्रिया या बहु अनुक्रिया के नियम में आएगा। दोस्तों अब इसका दूसरा जो नियम है गौण नियम में, वो है आंशिक या खंड क्रिया का नियम या तत्व प्रबलता का नियम, जिसे अंतर्दृष्टि भी बोलते हैं। अब इस सिद्धांत के अंदर क्या है दोस्तों, इस नियम के अंदर क्या है? प्राणी द्वारा अधिगम अथवा समस्या को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करने पर अधिगम में सरलता आ जाती है। खंड में विभाजित करके, यानी कि इसी के तहत थॉर्नडाइक ने इकाई योजना तथा अंश से पूर्ण की और विधि का समर्थन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये लाइन। थॉर्नडाइक के किस नियम के तहत इकाई योजना शुरू की गई? तो आंशिक या खंड क्रिया का नियम, या अंश से पूर्ण की विधि किस नियम पर आधारित है? तो आंशिक या खंड का नियम। जैसे मान लो कि अगर एग्जाम्पल देखें इसका, किताब या यूनिट का जो थोड़ा थोड़ा भाग हम खंडों में विभक्त करके जो पढ़ रहे हैं वो किस नियम के तहत आएगा दोस्तों? आंशिक या खंड क्रिया का नियम। आ गया दोस्तों समझ में? अगला समझते हैं। अगला विषय जो नियम है दोस्तों वो है मानसिक स्थिति या मनोवर्ती का नियम। आप मन माने मस्तिष्क समझ लो और वर्ती माने नज़रिया या दृष्टिकोण समझ लो। इसका मतलब मन की वर्ती अगर सकारात्मक है तो हमारा अधिगम जो है वो सकारात्मक होगा, और अगर मन की वर्ती नकारात्मक है दोस्तों तो हमारा अधिगम जो है वो नकारात्मक होगा। कहने का मतलब दोस्तों इस नियम के अनुसार अगर हमारी मानसिकता जैसी होती है हमें परिणाम भी वैसे ही प्राप्त होते हैं। अगर हमारी मानसिकता सकारात्मक है तो हमें परिणाम भी सकारात्मक होंगे, और अगर हमारी मानसिकता नकारात्मक है तो हमारे परिणाम भी नकारात्मक होंगे। जैसे हम अगर हमारे मस्तिष्क में अगर हमारी जो वर्ती है वो ये सोच ले कि भाई मेरा तो रीट में सिलेक्शन नहीं होगा, अभी से ही अगर हम नकारात्मक तरीके से सोचेंगे या नज़रिया बनाएंगे या दृष्टिकोण अपना लेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा अधिगम है दोस्तों वो नकारात्मक होगा। ठीक है दोस्तों। अगला नियम आता है दोस्तों रुचि या आत्मसातीकरण का नियम। आत्मसातीकरण का नियम
यानी कि अधिगम एवं विषय वस्तु के प्रति रुचि एवं आत्मसातीकरण अधिगम में वृद्धि करता है और अतः अधिगमकर्ता द्वारा अधिगम को रोचक बनाने का प्रयास करना चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों आत्मसात करना। आत्मसात से मुराद आप यूँ समझ लो कि जैसे मान लो कि एक बालिका है और अगर उसने अपने ननियाल में किसी को हलवा बनाते हुए देख लिया, अपने ननियाल में किसी को हलवा बनाते हुए देख लेती है और फिर अगर वही आकर उस हलवा बनाने की जो पूरी विधि है उसने अपने मस्तिष्क में आत्मसात कर ली और फिर उसी विधि को अपने घर में अपनाती है और फिर हलवा बनाती है, तो दोस्तों ये उसका आत्मसातीकरण नियम कहलाता है। समझ में आ गया दोस्तों। अगला है दोस्तों साहचर्य का नियम या साहचर्य परिवर्तन का नियम। क्या थ्योरी है इसकी? अधिगम प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़कर प्रस्तुत किए जाने पर अधिगम प्रभावी हो जाता है। यह अर्थात दो भिन्न भिन्न अधिगमों में तात्विक समानता अधिगम में वृद्धि करती है। इसलिए बालकों को हमेशा संवेदनशील करके पढ़ाना चाहिए ताकि वो अपनी विषय वस्तु के साथ साहचर्य यानी कि तालमेल बिठा सके। दोस्तों इसका आप यूँ समझो कि जब एक प्राणी है वो दूसरे प्राणी के साथ रहता है तो एक प्राणी के व्यवहार का प्रभाव दूसरे प्राणी पर जब आता है तो उसके अंदर आपको खुद को पता होता है, जब उच्च व्यवहार वाले प्राणी का जो व्यवहार है वो निम्न व्यवहार वाले प्राणी में अंतरित हो जाता है, तो उसे नियम कौन से नियम के तहत आता है दोस्तों? वो साहचर्य का नियम। अपने जैसे मारवाड़ी में दोस्तों कहावत भी तो है कि भाई रंग नहीं तो लक्कड़ तो ले ही ले। तो दोस्तों इसके अंदर ये जो साहचर्य का नियम है, अगर हम किसी की संगति में जिस संगति में रहते हैं तो हमारी जो संगति का असर है वो निश्चित रूप से दूसरे पर भी थोड़ा बहुत आता है। नोट लगा कर लिखें दोस्तों, अधिगम में हमेशा ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, निकट से दूर आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब हम थॉर्नडाइक ने अधिगम को लेकर इन नियमों के साथ में एक सिद्धांत भी दिया है, तो इस नियमों के तहत ही हमें इस सिद्धांत को पढ़ना है। ज़्यादा बड़ा सिद्धांत नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। थॉर्नडाइक ने दोस्तों, जो कि आपको पता है व्यवहारवादियों से जुड़ा हुआ है थॉर्नडाइक, और जिसका पूरा नाम है दोस्तों एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, और इनके जो सिद्धांत का नाम है वो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। एक एक बात जो है वो दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो को आगे करके ना देखें, एक एक बात इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इनके जो सिद्धांत का दोस्तों उपनाम है वो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत जिसे एसआर थ्योरी भी बोलते हैं, और अधिगम का बंध या संबंधवाद का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी और ट्रायल एंड एरर थ्योरी और संयोजनवादी सिद्धांत। इसे आप मतलब ये मान लो कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये आप प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यूँ ही मान लो, इसका इंग्लिश के अंदर नाम है। तो ये इसके सिद्धांत के उपनाम हैं, क्योंकि आपने दोस्तों प्रयास, हम किसी भी विषय वस्तु को अगर हम लगातार प्रयास करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है त्रुटि होगी, तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत इसमें आ गया। अगर हम लगातार उस चीज़ को सीखने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें भूल भी होगी। तो अगर जितनी ज़्यादा हम प्रयत्न करेंगे तो हमारी जो भूल है वो कम होती जाएगी और आखिरकार हमें अधिगम प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इसको प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं। और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत आपको बताया है दोस्तों कि अनुक्रिया, किसी उद्दीपक को लेकर हम लगातार अनुक्रिया करेंगे तो उससे एक उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक अनुबंधन बन जाता है, एक बंध दोनों के दरमियान एक अनुबंध हो जाता है, जिसे बंध या संबंधवाद कहते हैं, इसलिए इसको संबंधवाद कहते हैं। दोस्तों थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किए थे वो किस पे किए थे? बिल्ली पे, चूहे पे, चूजे पे और खरगोश पे। और ये नाम पूछा गया दोस्तों कई बार एग्ज़ाम में। इन्होंने जो प्रयोग किया था बिल्ली को लेकर, उसको एक बॉक्स में रखा था। उस बॉक्स का नाम क्या है दोस्तों? उस बॉक्स का नाम है पजल बॉक्स। उस बॉक्स का नाम क्या है? पजल बॉक्स। यहाँ पर उसमें प्रयोग के चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं? जैसे इसके अंदर आपको याद रखना है दोस्तों, चालक क्या है? इसके अंदर चालक है जो है वो दोस्तों बिल्ली की भूख है, उसको भूख है चालक। और इसका लक्ष्य क्या है उस बिल्ली का? बिल्ली का लक्ष्य है भोजन को प्राप्त करना।
और भोजन क्या है दोस्तों, इस बॉक्स के बाहर मृत मछली पड़ी हुई है। और अवरोध क्या है इस बिल्ली के इस भोजन को प्राप्त करने में, तो वो है दोस्तों लोहे की सलाखें, सलाखों वाला गेट। अब यहाँ पर दोस्तों अनियमित अनुक्रिया, अब देखो मेरे पास इतना अच्छा डायग्राम तो है नहीं, मैंने इस तरीके से आपको समझाने के लिए बनाया है कि जैसे ये एक बॉक्स है जिसे पज़ल बॉक्स नाम दिया गया है। इस बॉक्स के अंदर थॉर्नडाइक क्या करता है, एक भूखी बिल्ली को अंदर रखता है और इसके अंदर लोहे की सलाखों का एक गेट लगा हुआ रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक लीवर का बटन होता है जिसके दबाने से ये गेट खुल जाता है। लेकिन बिल्ली को ये पता नहीं है कि भाई यहाँ पर एक लीवर का बटन लगाया हुआ है जिसके दबाने से वो है गेट खुल जाएगा। तो ये बिल्ली क्या करेगी, बिल्ली इस गेट को खोलने के लिए, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए लगातार यहाँ पर प्रयास करेगी, उछल कूद करेगी, 1 बार करेगी, 2 बार करेगी, 3 बार करेगी। तो यहाँ पर जो अनियमित अनुक्रिया है, जिनका कोई नियमितीकरण नहीं है, तो वो क्या है दोस्तों, बिल्ली द्वारा अपना पंजा लीवर की जगह सलाखों पे मारना। अब यहाँ पर ये बिल्ली जो है दोस्तों, ये जो सलाखें हैं इसको खोलने के लिए लगातार अपने पंजों को मार रही है इस लोहे की सलाखों पर। तो ये क्या है, उसका अनियमित अनुक्रिया है। अनुक्रिया तो कर रही है लेकिन वो जहाँ पर उसको करनी चाहिए जिससे ये गेट खुल जाए वहाँ पर नहीं कर रही है, बल्कि उस लोहे वाले गेट पे कर रही है, तो वो उसकी अनियमित अनुक्रिया है। अब संयोजन व सफलता, अब जैसे बिल्ली लगातार प्रयत्न करती है, लगातार प्रयास करती है इस गेट को खोलने के लिए, कभी इधर उछलती है, कभी इधर उछलती है, लेकिन संयोग से उसका पंजा जो है इस लीवर पे पड़ जाता है, इस लीवर पे पड़ते ही ये गेट खुल जाता है। तो यहाँ पर ये उसकी क्या हो गई, संयोजन व सफलता हो गई, यानी कि बिल्ली का जो पंजा है वो अचानक से लीवर या बटन पर पड़ जाता है। तो यहाँ पर दृढ़ीकरण, अब दृढ़ीकरण क्या हुआ दोस्तों, उसने मन में या मस्तिष्क में निश्चय क्या कर लिया, बिल्ली ने ये दृढ़ कर लिया कि लीवर पर या बटन पर पंजा मारने से ही पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाएगा। ये बिल्ली ने अपने अंदर अहद कर लिया, ये दृढ़ कर लिया कि यहाँ इस बटन पर, इस लीवर पर पंजा मारने से दरवाज़ा खुल जाएगा, और जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा उसको अपने भोजन या अपने उद्दीपक की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो बिल्ली की अनुक्रिया है, बिल्ली की अनुक्रिया क्या है, लगातार इस गेट को खोलने के लिए प्रयास करना, तो ये हो गई अनुक्रिया। और बिल्ली का उद्दीपक क्या है, मृत मछली। तो इस अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जब उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती है, उद्दीपक की प्राप्ति हो जाती है, तो इस अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो संबंध हुआ है, जो बंध बना है, उसी को तो अनुबंधन कहते हैं दोस्तों। समझ में आया ये सिद्धांत। उद्दीपक और अनुक्रिया, जो बिल्ली अनुक्रिया कर रही है अपने उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, और जैसे ही उसको उद्दीपक प्राप्त हुआ, तो जो उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए उसने अनुक्रिया की है, तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध बना है उसी को तो अनुबंधन कहते हैं। यहाँ पर कथन है, यहाँ इस कथन को ध्यान रखें, यदि किसी प्राणी के समक्ष कोई नवीन परिस्थितियाँ या नवीन समस्या प्रस्तुत की जाए, तो प्राणी द्वारा उस समस्या के समाधान या समायोजन हेतु विभिन्न प्रयास या अनुक्रियाएं किए जाते हैं। कहने का मतलब, जितनी भी हमारे सामने कोई समस्या पेश की जाएगी, अगर उस समस्या के समाधान के लिए हम विभिन्न प्रकार से प्रयास करेंगे या अनुक्रियाएं करेंगे, तो उस प्रयास में या अनुक्रिया करने में प्रारंभ में प्राणी गलत अनुक्रियाएं करेगा, त्रुटियां करता है, परंतु वांछित उद्दीपन प्रस्तुत किए जाने पर प्राणी की जो गलत अनुक्रिया है उसमें कमी आती जाती है, और अंत में प्राणी सही अनुक्रिया, जिसे समस्या समाधान या अधिगम सीख जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, इसने थॉर्नडाइक ने एक बार प्रयोग नहीं किया, इसने कई प्रयोग किए इस पर। फिर से इस बिल्ली को अंदर डाला, भूखी बिल्ली को, और फिर से बाहर मरी हुई मछली को रखा, और यहाँ पर वही लीवर या बटन लगा दिया। तो पहले प्रयोग में जितना समय लगा था उद्दीपक को प्राप्त करने में, जैसे जैसे प्रयोग करता गया थॉर्नडाइक, समय की मात्रा जो है वो दोस्तों कम होने लग गई। जैसे मान लो कि पहले 2 घंटे के अंदर वो उछल कूद करती रही, फिर जाके इसको उद्दीपक प्राप्त हुआ, फिर 1.5 घंटे में, फिर 1 घंटे में, फिर आधे घंटे में, यानी कि जितना ज़्यादा प्रयोग करते रहे, जैसे जैसे प्रयोग करते गए थॉर्नडाइक, तो उसके बटन दबाने तक या गेट को खोलने में समय की मात्रा जो है वो दोस्तों वो कम होती गई। यहाँ पर दोस्तों अब इस सिद्धांत को लेकर जो निष्कर्ष है वो क्या है, अधिगम में
प्रयास एवं भूल समाहित रहती है। जाहिर सी बात है कि हम अगर किसी भी चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर प्रयास भी रहेगा और भूल भी रहेगी। ये ज़रूरी थोड़ी है हम किसी भी चीज़ को सीखते वक्त उसको बिना गलती के सारे काम आज तक हमने बिना गलती के सीखे हैं, तो उसमें भूल भी समाहित रहती है और प्रयास भी समाहित रहता है। और अधिगम अनुबंधन का ही परिणाम है। जैसा कि मैंने समझाया था दोस्तों, उद्दीपक की प्राप्ति हो जाती है जब लगातार अनुक्रिया करने पर, तो उस अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो संबंध बना है उसी को अनुबंधन कहते हैं। थॉर्नडाइक ने दोस्तों उद्दीपक को अधिक महत्व दिया है। सिर्फ थॉर्नडाइक ने उद्दीपक को अधिक महत्व दिया है, इसलिए इस सिद्धांत को एस टाइप सिद्धांत कहते हैं। एस टाइप मतलब दोस्तों स्टिमुलस जिसको उद्दीपक कहते हैं। और अधिगम जो है दोस्तों संज्ञान पर आधारित नहीं होता, अधिगम प्रत्यक्ष पर आधारित होता है। ये सिर्फ दोस्तों थॉर्नडाइक का मानना है। थॉर्नडाइक का ये मानना है कि अधिगम जो है वो सूझ पे आधारित नहीं रहता, संज्ञान पे आधारित नहीं रहता है, बल्कि उसके सामने अगर कोई प्रत्यक्ष चीज़ पड़ी हुई रहती है सिर्फ उसी पर आधारित रहता है। ये थॉर्नडाइक का मानना था दोस्तों। अब अधिगम का शैक्षिक महत्व क्या है दोस्तों? इसका थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसका शैक्षिक महत्व है। ये सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है दोस्तों? कोई भी मंदबुद्धि का बालक है, अगर आप लगातार उसको प्रयास करोगे उसको सिखाने का, लगातार प्रयत्न करोगे, जाहिर सी बात है उसमें भूल भी होगी, त्रुटि भी होगी, लेकिन एक दिन वो सीख जाएगा। तो इसलिए ये मंदबुद्धि बालकों के लिए सिद्धांत उपयोगी है। ये सिद्धांत विज्ञान, गणित और व्याकरण विषय है तो उपयोगी है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमने गणित और व्याकरण के अंदर या विज्ञान के अंदर आपने देखा होगा एग्जाम्पल, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल से अगर हम हल करेंगे, जितने ज़्यादा उदाहरण हल करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा वो सवाल स्ट्रॉन्ग होगा। ये सिद्धांत क्रियाशीलता यानी कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। भाई कोई भी प्राणी होगा, अगर लगातार अभ्यास करेगा, प्रयत्न करेगा, तो वो क्या कर रहा है? लगातार क्रिया करने की सीख रहा है, क्रिया करके ही तो सीख रहा है। तो इसलिए इस सिद्धांत को लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित कहा जाता है। शिक्षक को बच्चों से बार बार अभ्यास कराना चाहिए, और अभ्यास करते वक्त ये निश्चित है कि भूल या त्रुटि तो होगी ही होगी, ये तो जाहिर सी बात है। अब दोस्तों इस सिद्धांत के कुछ 1-2 दोष भी हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। पहला दोष है दोस्तों, इसमें नकल एवं रटने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। भाई कोई भी स्टूडेंट होगा, कोई भी प्राणी होगा, बस उसको तो लगातार प्रयास करते हुए उसको बस याद करना है, सीखना है, तो वो क्या करेगा? उसको याद करने के चक्कर में उस विषय वस्तु को रटता है। दूसरा, समय एवं श्रम की अधिकता होती है। भाई ये निश्चित नहीं है कि कोई भी अधिगम कर रहा है और अधिगम को प्राप्त करने के लिए वो कितनी देर तक प्रयास करेगा, कितनी देर तक प्रयत्न करेगा, ये निश्चित थोड़ी है दोस्तों। और दूसरा है यहाँ पर अधिगम में तर्क एवं चिंतन की यहाँ पर उपेक्षा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। निश्चित रूप से आपको एक सवाल आज की क्लास में से देखने को मिलेगा। इसमें आज हमने अधिगम के निष्कर्ष को पढ़ा, अधिगम का थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है अधिगम को लेकर, उसका शैक्षिक महत्व क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है, उसके सिद्धांत की थ्योरी क्या है, सिद्धांत के उपनाम क्या है, और इसी तरीके से अधिगम को लेकर थॉर्नडाइक ने कौन कौन से मुख्य नियम दिए हैं और कौन कौन से गौण नियम दिए हैं। ये दोस्तों आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रही। कैसी लगी आपको क्लास? आप अपना कीमती मशवरा, कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें मेहरबानी करके, ताकि मेरा हौसला अफजाई होती रहे। और इसी तरीके से मैं आपके सामने बिल्कुल इस तरीके से आपको क्लास लेकर आ रहा हूं दोस्तों कि बाल विकास के अंदर आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना होगा। तो यूं ही बने रहें हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक फिर से नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।